हेलो गाइस एंड वेलकम टू अवर चैनल सुपर इंडिया। आज हम बात करने वाले हैं टॉप 10 एमसीयू विलन्स के बारे में। तो 2008 की आयरन मैन मूवी से हमारे एमसीयू का सफर शुरू हुआ। शुरुआत में ही लोग समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार एक के बाद एक मार्वल सुपर हीरोज की मूवीज क्यों आ रही है, पर अवेंजर्स मूवी ने सब बता दिया कि मार्वल का मास्टर प्लान क्या था। अब समय के साथ साथ कई सारे सुपर हीरोज आए और विलन्स भी आने ही थे। तो इन 11 सालों की जर्नी में हमने कई हीरोज को उठते हुए देखा और कई विलन से रूबरू हुए। कुछ ने हमें ह्यूमंस के डार्क साइड को दिखाया तो कुछ ने हमें बताया कि हर बार हीरोज सही नहीं होते। कुछ गैलेक्टिक लेवल पर बदनाम थे तो कुछ का खौफ पूरे यूनिवर्स में सुनने को मिलता था। कुछ सिर्फ एक इंसान न होके बल्कि एक विचारधारा थे तो कुछ जिनके अंदर की अच्छाई को मारकर उन्हें दरिंदा बना दिया गया। इनमें सेलेस्टियल्स भी थे तो गॉड्स भी, मार्क्समैन से लेकर टाइटन्स भी। विलन्स जो हर कहानी में मिलते हैं, विलन्स जो ठीक उन्हीं चीजों को झेलते हैं जिन्हें झेल कर हमारे हीरोज निकले होते हैं, विलन्स जो कि हर चीज का एक ऐसा पहलू रखते हैं जिससे कोई नकार नहीं सकता। इनकी खुद की विचारधारा होती है जिससे ये जो करते हैं उनके हिसाब से वो सब सही होता है। वो कहते हैं ना, एवरी विलन इज अ हीरो इन हिज ओवन स्टोरी। पर एक बात जो इन्हें अलग बनाती है वो है इनका सिलेक्शन सही और गलत के बीच में। हर चीज वैलिड होने के बाद भी इनका नेगेटिव होना ही इन्हें विलन बनाए रखता है। तो चलिए 11 सालों की जर्नी में हम लेते हैं उन विलन्स को जिन्होंने विलन होने के मोटिव को सबसे ज्यादा सक्सेसफुल बनाया है। शुरू करने से पहले मैं बता देना चाहूंगा कि ये लिस्ट हमारे व्यू के हिसाब से बनी है। हर किसी का व्यू अलग होता है, हर किसी की विलन की रैंकिंग अलग हो सकती है। हम इससे मना नहीं करते। तो हमारी लिस्ट जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखें। तो इसके साथ ही मैं बेसिक क्लियर कर देना चाहूंगा कि ये वीडियो प्योर एमसीयू कैरेक्टर्स पर बना है और रैंकिंग इस बेसिस पर की गई है कि वो अपने मोटिव में किस हद तक कामयाब रहे और साथ ही उनका क्या इम्पैक्ट था एमसीयू पर। तो चलिए अब बिना किसी देर किए शुरू करते हैं। नंबर 10 मिस्टीरियो। जी हाँ, भले इसे आए हुए इतना टाइम नहीं हुआ पर आते ही इसने अच्छे से झंडे गाड़े हैं। अपनी फर्स्ट मूवी में ही अपनी इंटेलिजेंस से बता दिया कि बर्फ का असली क्रिएटर ये है और इसके इल्यूजन्स का तो क्या कहना। साथ ही सुपर सेंस वाले हीरो की उस हद तक बजा डालना अपने आप में एक अचीवमेंट है और इसके प्रिपरेशन और थ्रेट क्रिएशन भी इसी के रिसोर्सेज पर डिपेंड करते हैं। अगर वक्त मिलता तो ये सिटी क्या पेलेंट्री लेवल पर थ्रेट क्रिएट कर सकता था। नंबर 9 मास्टर काइलेसियस। अब आप सोचेंगे कि यार मिस्टिक आर्ट्स में इतनी महारत रखने वाला बंदा नंबर 9 पर कैसे। तो मैं आपको बता दूं कि काइलेसियस भले मास्टर था पर उसका प्लान एग्जीक्यूशन इतना सही भी नहीं था कि वो इस लिस्ट में ऊपर जगह बना पाए। डायमेंशन लेवल थ्रेट क्रिएट करने के बाद भी उसके प्लानिंग में काफ़ी खामियां थी, जैसे कि सिर्फ पेजेस को फाड़ना, जबकि उसे ये पता था कि कामर ताज में आई ऑफ आगोमोटो है तो तुझे पूरी बुक ही चुरा लेनी चाहिए थी। मास्टर होने के बाद भी वो डार्क मैजिक के कॉन्सिक्वेंसेस को नहीं समझ पाया, इसलिए वो इस लिस्ट में ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाया। नंबर 8 पर आ रहा है अपना क्री भक्त रोनन द एक्यूजर। गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी में अपने इंट्रोडक्शन के साथ इसने अपना इम्पैक्ट दिखा दिया था। एक पूरे कॉस्मिक सिविलाइजेशन का अकेला दुश्मन बन जाना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती। क्री जेंडार वॉर भले कैसी भी रही हो पर उसने पूरे जेंडार का बस एक दुश्मन बना दिया था जो कि था रोनन। और वही कैप्टन मार्वल मूवी में क्री की तरफ से वो किसी मिशन पर आया होता है जहां उसे स्पेशल राइट और पावर्स दिए जाते हैं। वही गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी में उसने पूरे नोवा प्राइम आर्माडा को घुटनों पे ला दिया था। रेवेजर्स इंटरफेयर नहीं करते तो उस दिन जेंडार का नामो निशान मिट जाता। प्लस पावर जैम को हैंडल करना अच्छों के बस की बात नहीं है। वही इसने पावर जैम को हैंडल भी किया और काफ़ी पास तक पहुंच गया था उसे यूज़ करने के भी। तो यहाँ इस बंदे की पावर लेवल को मानना पड़ेगा। नंबर 7 पे है अल्ट्रॉन। माइंड जैम से पैदा हुआ है अल्ट्रॉन। इसके बारे में ये कहना गलत नहीं होगा कि ये कैरेक्टर अभी तक का सबसे स्मार्टेस्ट कैरेक्टर था। सॉरी टोनी और शूरी के फैंस। अल्ट्रॉन खुद एक ओमनीमाइडेड जैम की इंटेलिजेंस से बना हुआ है तो इसकी इंटेलिजेंस का कोई कंपैरिजन ही नहीं है और इसके खुद को रेप्लिकेट करने की स्ट्रेटेजी तो कमाल की थी। ये अपने हर एक वर्जन के साथ खुद को इम्प्रूव करता जा रहा था। जैसा कि बैनर ने कहा था, ये खुद को विकसित कर रहा है। विजन अल्ट्रॉन का फाइनल वर्जन होने वाला था बट उसकी सेकंड लास्ट फॉर्म भी कम से कम इतना स्ट्रॉन्ग तो थी कि वो 101 जा सके थॉर के अगेंस्ट में भी। वही मोटिव की बात करें तो इसका मोटिव था कि पूरे अवेंजर्स का खात्मा, साथ ही ह्यूमैनिटी का और अर्थ का भी। और इसने जो वाइब्रेनियम कोर बनाया था
उसका प्रिपरेशन इतना कमाल था कि उसके काम करने का तरीका फ्राइडे भी समझ नहीं पाई और रिवर्स करने का तरीका भी टेम्पररी ही था, क्योंकि उसके आउटकम क्या होते खुद टोनी भी नहीं जानता था। वो तो अवेंजर्स का टीम वर्क काम कर गया और अल्ट्रॉन नाकाम हो गया। बाकी प्लानिंग से लेके एग्जीक्यूशन तक मानना पड़ेगा अल्ट्रॉन को। अब आते हैं नंबर 6 पर, जो कि है हेला, मौत की देवी। अपनी एसगार्डियन गॉडेस ऑफ डेथ के तो क्या कहने, इसने अपने हर एक मोटिव में झंडे गाड़े हैं। एंट्री के साथ ही दोनों राजकुमारों की अच्छी तरह से बजा दी, और वहीं इसका पहला मोटिव था एसगार्ड पर कब्जा करना, और वो भी देखते देखते इसने पूरा कर लिया। पूरे एसगार्डियन ट्रूप्स की सिंगल हैंडली बजा देना छोटी बात नहीं है। बस गलती इसने ये कर दी कि एसगार्ड पहुंचते ही हॉफएंड को अपने कंट्रोल में नहीं लिया, वरना हेला आज कहीं और पहुंची होती थ्रेट लेवल पर। एक रियलम क्या, उसने तो पूरे कॉस्मोस को अपने टारगेट पर ले रखा था। इस कैरेक्टर के बारे में जो भी कहा जाए वो कम है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये एमसीयू का बेस्ट बैडएस फीमेल कैरेक्टर है। नंबर 5 पे है Son of a bitch. सर्टर। तो अब इसके बारे में क्या कहे, इसे जो करना था इसने वो कर ही दिया। थॉर रैग्नारॉक के इंट्रो सीन में ही थॉर कहता है कि मुझे लगा कि ओडिन ने तुम्हें मार दिया होगा, यानी कि साफ है कि एमसीयू में सर्टर शुरुआत से ही ओडिन के लेवल का रहा है, पर उस लड़ाई के बाद वो इतना ताकतवर भी नहीं रहा। सच में ओडिन ने बड़ी गंदी धुलाई की होगी, पर फिर भी वो मूवी के एंड में अपनी असली पावर्स में आ जाता है। अब इस रैंक के लिए अपना डोरमामू भी था, पर सर्टर ने बाजी मार ली, क्योंकि इसने जो प्रोफेसी भविष्यवाणी की थी उसने उसे पूरा किया, जो कि था एसगार्ड का खात्मा। साथ ही सर्टर की ट्वाइलाइट स्वॉर्ड ही वो वेपन है जो इस लेवल का डिस्ट्रक्शन कर सकता है इन्फिनिटी स्टोन्स के बाद। नंबर 4 पर कोई कैरेक्टर नहीं बल्कि एक सोच है, एक आइडियोलॉजी, जिसे हम कहते हैं हाइड्रा। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में ही कहा था कि जरूरी नहीं है विलन कोई एक बंदा हो, एक सोच भी विलन हो सकती है। तो एमसीयू में इससे गहरी और कोई विचारधारा नहीं गई होगी। Hail Hydra. Hail Hydra. Hail Hydra. Hail Hydra. कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट अवेंजर में ही हमें यह लगा कि ये बस एक नाजी विज्ञान विभाग है, पर विंटर सोल्जर में आर्मिन जोला ने असली हाइड्रा का चेहरा दिखाया कि वो एक विचारधारा थी, एक को खत्म करोगे तो दो उसकी जगह ले लेंगे। और इतने सालों में हाइड्रा ने खुद को शील्ड में जिंदा रखा और कई सारे काम करवाए, पूरे एमसीयू के इवेंट को अपने कंट्रोल में रखा। शील्ड क्या, ये तो सिक्योरिटी काउंसिल में भी अलेक्जेंडर प्राइस और सेनेटोर भी, सब कुछ हाइड्रा के कब्जे में रहा। अब अवेंजर्स एंड गेम में हमें यह भी देखने को मिला कि अवेंजर्स मूवी के इवेंट के बाद सभी चीजों को हाइड्रा कैसे अपने कंट्रोल में ले रहा था, और वहीं डेथ ऑफ हावर्ड स्टार्क, कोल्ड वॉर सब हाइड्रा ने ही करवाए थे। तो इस लिस्ट में इस रैंक पर होना हाइड्रा का तो बनता ही है। Hail Hydra. तो अब तक हमने काफी लंबा सफर तय किया है, कई विलन्स के बारे में डिस्कस किया, पर अब बारी है टॉप 3 शोडाउन की। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। तो तीसरे नंबर पर आ रहा है सबका चहेता, शरारतों का देवता लोकी। थॉर मूवी से ही इसने अपने मोटिव को क्लियर कर दिया था। लोकी पहला परफेक्ट रिप्रेजेंटेशन है एमसीयू का जिसे असली विलन कहा जा सके। अपने मोटिव के लिए उसने अपने असली बाप लॉफी तक को नहीं बख्शा, बट जब उसने देखा कि एसगार्ड पर कब्जा करना तो बस छोटी सी बात है, उसने वो सारी दुनियाएं देखी जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा, तो वो अपने मोटिव को बढ़ाता है। और अवेंजर्स मूवी में उसने एक वॉर छेड़ दी थी अर्थ के खिलाफ। अर्थ बस इसलिए क्योंकि अर्थ थॉर को प्यारी थी। डैम इट लोकी, बस अपने भाई की चिढ़ की वजह से पूरी एक लड़ाई। अर्थ के लिए उसका कोई खास रीजन नहीं था, पर फिर भी उसने ये किया क्योंकि यही तो उसे विलन बनाता है। यहाँ तक कि उस मूवी में 2 मूवमेंट्स पर थॉर को धोखा भी दे दिया, फिर ओडिन को इतने समय तक इल्यूजन में रखा और एसगार्ड पर राज किया। सबको दिखा दिया कि वो मर चुका है। एक पूरे रियलम को धोखे में रखना, सिचुएशंस के हिसाब से बदल जाना, इस कैरेक्टर से बेहतर और कोई नहीं जानता। जैसे कि ग्रैंड मास्टर को अपना दोस्त बना लेना और वहीं थेनोस के सामने उसके सपोर्टर होने की बात करना। पर बेचारा इस बार बच नहीं पाया क्योंकि इस बार वो विलन नहीं हीरो बनने जा रहा था। पर वहीं एंड गेम में टेसरेक्ट उठाकर निकल जाना, साला मरने के बाद भी बैक स्टोरी में कांड कर गया। तो अब क्या कहूँ इसके बारे में, पास वाला भी स्टोरी में ट्विस्ट बना गया। तो लोकी का 3rd प्लेस पर होना तो बनता ही था। तो अब आता है अपनी लिस्ट का रनर अप
और वो और कोई नहीं है, वो है मैड टाइटन थैनोस। दो अवेंजर्स मूवी में अपनी जानलेवा मुस्कान दिखाने के बाद थैनोस हमें अच्छे से दिखा गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी मूवी में, जहां वो रोनन की मदद से पावर स्टोन तक पहुंचना चाहता था। और उसी मूवी में नोवा प्राइम्स के रिकॉर्ड में थैनोस को कॉस्मोस का सबसे ताकतवर बीइंग बताया जाता है। इन्फिनिटी वॉर में तो इस कैरेक्टर ने सबको हिलाकर रख दिया। ओपनिंग सीन में ही थोर को धो देना, हल्क की बुरी तरफ बजा देना और लोकी को मार देना, आधे एस्गार्डियंस को खत्म कर देना, जेंडार को तबाह करके पावर जेम ले आना। वही मूवी में आगे गमोरा बताती है कि उसका मकसद काफी पुराना है, पूरे यूनिवर्स में संतुलन, एक बैलेंस बनाना, और उसको बनाने के लिए जो तरीका अपनाया है वो काफी भयानक है और अवेंजर्स से अनजाने में ही उसकी दुश्मनी बन गई थी। इसके इम्पैक्ट के बारे में तो क्या कहना, इस बंदे ने सिंगल हैंडली एक ही मूवी के अंदर पूरे अवेंजर्स को भगा भगा के मारा है। यार मतलब क्या मारा है, एक एक को धो डाला। तो आते हैं अपने पॉइंट पर। इसका असर सिर्फ इतना समझ लीजिए कि ये बंदा एंड था 11 साल के सफर का। वही इसका जो मोटिव था उसने पूरा भी कर दिया एक चुटकी बजाकर। एक चुटकी की कीमत तुम क्या समझो थॉर बाबू। कैरेक्टर डेवलपमेंट ना के बराबर मिलने के बाद भी इस कैरेक्टर ने जो धमाल मचाया है वो अनबीटेबल है। पर सच मानिए इतना करने के बाद भी हमारी लिस्ट में ये नंबर 2 पर आ पाया। नंबर 1 काफ़ी शॉकिंग है, तो अब तैयारी कर लीजिए उसके लिए। तो अब वो जिसने एमसीयू में थैनोस को भी पछाड़ दिया हमारे हिसाब से, तो दिलों को थाम लीजिए। तो चैंपियन है स्ट्रेट वे फ्रॉम सकोविया, ज़ीमो। एक मूवी, बस एक मूवी में वो इतना सब कुछ कर गया है जो 11 सालों में बड़े बड़े 30 मार खा नहीं कर सके। द मैन हु रिप्ड अवेंजर्स अपार्ट, चीर के रख दिया अवेंजर्स को। सूरमाओं की इस टीम को टुकड़ों में बांट देना कोई आसान काम नहीं है। उस पर से उसका ये लाइन, मैं जानता था मैं उन्हें नहीं मार सकता, मुझसे ज्यादा ताकतवर लोग कोशिश कर चुके हैं, लेकिन मैं उन्हें ही एक दूसरे के खून का प्यासा बना दूं तो। ये दिखाता है कि इस बंदे की प्लानिंग और स्ट्रेटेजी क्या थी। प्लस एक मूवी में आने के बाद ही इसने पूरे फेज 3 का नक्शा बदल दिया। अवेंजर्स बंद, ये क्या बकवास है। मेरा और स्टीव का झगड़ा हो गया, हम एक दूसरे से बात नहीं कर रहे। इसके कारनामों का असर एंड गेम तक देखने को मिला। जब टोनी स्पेस से लौटता है तब भी वो कैप्टन से चिढ़ा हुआ होता है। जब कोई चीज बाहर से काफी मजबूत हो तो उसे अंदर से तोड़ो, इस बात को समझना। और फिर उसकी प्लानिंग, वो बंदा जो हाइड्रा के चंगुल से निकल चुका है उसे इसमें जोड़ना। जी हाँ, बकी यूएन के हेडक्वार्टर में एक्सप्लोजन करके, ताकि पूरी दुनिया बकी को खोजने लगे और MI6 और सकोविया अकॉर्ड्स एक्टिव हो जाए। जिसके बाद कैप्टन के कुछ करने पर टोनी को समन किया जाए कैप्टन को रोकने के लिए और उन्हें साइबेरिया तक लाना, हाइड्रा के पुराने मिशन के रिकॉर्ड्स निकालना, दोनों अवेंजर्स को एक दूसरे से लड़ते हुए मरने की हालत में पहुंचा देना। और रीजन ऐसा कि जिसने अवेंजर्स नहीं बल्कि हम फैंस को भी 2 हिस्सों में बांट दिया। ये होता है विलन, जिसने अपना असर मूवी ही नहीं बल्कि फैंस पर भी छोड़ा। इससे ज्यादा सक्सेसफुल विलन अभी तक कोई नहीं रहा है MCU में। क्या चाहते हो? बर्बादी देखना चाहता हूँ। वही इन्फिनिटी वॉर में थैनोस के जीतने के पीछे भी इसी का हाथ है, क्योंकि मूवी के डायरेक्टर ने कहा है अगर इन्फिनिटी वॉर में टोनी और कैप्टन साथ में होते तो थैनोस कभी नहीं जीत पाता। एंड कांग्रेस थैनोस, ज़ीमो ने ये काम उसका आसान कर दिया। और सिविल वॉर के एंड में जब एवरेट रॉस उससे कहता है कि कैसा लगता है हार के, उस पे ज़ीमो की वो लाइन सच में डैम यार, फेल हुआ। ही वॉज टोटल बैडएस। कोई भी इस लेवल की प्लानिंग, एग्जीक्यूशन और सक्सेस नहीं दिखा पाया है, तो इसे नंबर 1 पर आने से कोई नहीं रोक सकता था। ज़ीमो माय मैन, यू डिजर्व दिस। तो ये है हमारी टॉप 10 विलन्स की लिस्ट। तो अब बात करते हैं कुछ ऐसे नेगेटिव रोल कैरेक्टर्स की जिनमें पोटेंशियल तो काफ़ी था पर कुछ रीजंस की वजह से हमारी इस लिस्ट में जगह नहीं बना पाए। तो ये है हमारे कुछ ऑनरेबल मेंशंस। मैलिकत, थॉर नहीं ओडिन भी बल्कि बोर के टाइम का बीइंग, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो क्रिएशन से पहले एग्जिस्ट करता है, जिसका सिर्फ एक ही मकसद है पूरे यूनिवर्स को फिर से उसी इनफाइनाइट डार्कनेस में ले जाना। और उसका एक ही हथियार है ईथर। साथ ही एक ही बार में पूरे 9 रियलम पर हमला करना काफ़ी अच्छा प्लान था पर स्ट्रॉन्ग नहीं था, क्योंकि उसकी प्लान काफ़ी जगह पर फेल होते होते बचा और आखिरकार भी फेल हो ही गया। डोरमामू, एक डायमेंशनल कॉन्करर,
पर बस एक स्पेशल अपीयरेंस जितना ही, वो भी इसलिए क्योंकि काइलेसियस ने उसे एक रिचुअल के जरिए बुलाया था। अपीयरेंस इतनी शॉर्ट थी कि उसे पूरा भी नहीं दिखाया गया, और मोटिव और इम्पैक्ट की बात तो छोड़ ही देते हैं। और लास्ट में आते हैं ईगो, अपने क्विल का बाप। खुद को सेलेस्टियन कहने वाला ये बंदा अपने फैमिली मैटर्स में इतना फंसा रहा कि बेटे और बाप की नोकझोंक में इसका सारा पोटेंशियल बर्बाद कर दिया। सॉरी ईगो, तू इससे भी आगे जा सकता था, बट नेवर माइंड। तो ये थी हमारी आज की वीडियो टॉप 10 सुपर विलन्स पर। अगर आपने भी अपनी कोई लिस्ट बनाई है तो उसे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और साथ ही साथ हमें ये बताएं कि हमारी लिस्ट में क्या चेंजेस होने चाहिए थे। और मैं आपको फिर से बता दूं कि ये लिस्ट पावर पर बेस नहीं है, ये लिस्ट बेस है सक्सेस पर। और अगर आप टॉप 10 पावरफुल विलन्स पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। तो अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।